which one? एक YouTube टॉपर्स लाइव, ये वाला करिए, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टॉपर और नीचे ये, हाँ ये हमको लगता पहुँचा देगा एक बार। आ गया ना, चलिए धन्यवाद। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राहुल, मयंक और राठौर साहब आज जुड़ गए हैं। अरे मयंक कहाँ रहते हो तुम? लास्ट क्लास में आए नहीं थे। आए थे तुम? प्रथम तो हमारा बहुत पुराना बच्चा है। प्रथम भाई हमारे पुराने दोस्त हैं, अगर मैं सही से पहचान पा रहा हूं तो। चलिए जल्दी कर लीजिए, आज हम लोग थोड़ा लेट भी हैं और आज की बात को शुरू करें। पिछली क्लास में आपने 186 पढ़ा था, अच्छा लगा था, लेकिन उसके डिस्प्यूटेड पॉइंट्स बाकी लग गए हैं। एक तो लेयर्स का मतलब समझाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयर्स, लेयर्स का क्या मतलब है। उसके अलावा हम लोग को ये भी पढ़ना है कि 186 के प्रोविजन जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन, कुछ केसेस में। हाँ सर नेट नहीं चल रहा था, बोलो। अरे मेरे को सब याद रहता है, कुंवर एकदम जुड़ता है, राखी और राहुल बेटा झा जी एक हैं, अमित शर्मा जी हैं, ये लोग रेगुलर जुड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इरेगुलर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना आप एक बार, हैं बेटा? पुरानी वीडियो पक्का देख लेना, पक्का ना? सभी भाई बहन देख लेंगे पुरानी वीडियो जो उपलब्ध है आपके पास। चलिए CA वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है। और हम लोग छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे थे। कुंवर साहब जुड़ गए। ये बच्चा बहुत मतलब रेगुलर बच्चे में से है, ये एक दिन भी एब्सेंट नहीं मारा है इसने। आज सुनिए, आज थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, है ना? जल्दी पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और है ना हम लोग आगे की बात है ना और बढ़ाते चले। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हो गए थे ये बताइए राखी जी। आप लोगों ने जो जो बातों को समझा था उसको बता दीजिए पहले। मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 186 रह गया था आपका अधूरा, यही बात है। 186 रह गया था ना, बाकी तो आपने सब कर ही लिए हैं। चलिए बेटा, तो अब हमारे पास 186 में पहले तो हम लोग जो नेगेटिव बातें उसको निपटाएं 186 में। जैसे एक बार सब लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए निबंधन, क्या क्या आपका हो गया था। आप थोड़ा थोड़ा मुझे भी बता दें, आपको अच्छा लगेगा, है ना? थोड़ा थोड़ा मुझे भी बता दीजिए आपने क्या क्या पढ़ लिया था। जो बच्चे नहीं जुड़े थे 2 मिनट वो भी रिवाइज हो जाएं। जो जुड़े थे, आप लोगों ने तो इतना अच्छा क्वेश्चन भी बनाया था उसके ऊपर, है कि नहीं? क्वेश्चन भी बना लिया था ना। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, बट ये थोड़ा आने में वक्त लगता है। 1 मिनट भाई साहब, बहुत कष्ट देता है। चलिए 185, 86, आपका 85 तो ऑलरेडी, अच्छा 85 भी तो कहाँ लिखवाया था, 85 लिखवाना बाकी है। चलिए लिखवा देता हूँ। बेटे अब सब लोग जुड़ जाइए, अनिल जी, निवांधन और ये सारे बच्चे। तो मैं बोल ही दिया आपको अनिल भाई कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम रेगुलर जुड़ते हैं। ये जो सेक्शन था लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था, सभी भाई बहनों को याद होगा। तो लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाई कंपनी में हमने एक स्पेसिफाइड लिमिट पढ़ाया था, किसी को याद है वो? सभी भाई बहन एक बार यूट्यूब पे जवाब दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट का क्या मतलब है? आप सभी बच्चों को याद होगा स्पेसिफाइड लिमिट का क्या मतलब था। स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब याद है ना बेटा? राखी जी, अच्छा जी, सर मैं टॉपर्स में इंटर के स्टूडेंट थी। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी है। स्पेसिफाइड लिमिट में क्या क्या था आपके पास? 2 था ना बेटा, हायर ऑफ दीज 2, याद करिए, हायर ऑफ दीज 2 था। और हायर किसका किसका था याद करें? पहला था 60%, 3 चीज़ों का जोड़ निकालिए, पहले जोड़ लीजिए और उसका 60% निकालिए। 60% ऑफ पीसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और दूसरा था बी में 100% किसका?
FR प्लस SP, SP बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम, याद है कि नहीं बेटा? यस मेरे बच्चे, तो सभी भाई बहनों को याद है। और हमने ये भी आपको पढ़ाया था कि अगर इस लिमिट के भीतर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो हायर है उसके ऊपर, उससे एक्सेस आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गारंटी देना चाहते हैं या लोन देना चाहते हैं किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी अदर पर्सन को, तो आपको मेंबर से भी पूछना होगा जो कंपनी वाले का है ना बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद राखी बेटे, है ना? बहुत अच्छे, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। तो ये सब आपको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने आपको एक आखिरी पढ़ाया था PFI, PFI याद है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात हुई थी कि PFI से भी परमिशन लेना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस किया था और उन्हीं बातों से अब हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं उन्हीं बातों के थ्रू जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अच्छा, कितने भाइयों को ये याद है PFI? PFI याद है? जो बच्चे नहीं पढ़े थे अभी, मैं पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। PFI का फुल फॉर्म बताइए। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था और उसमें ये भी था कि उसका परमिशन जनरली लेना पड़ता, लेकिन उसका अगर 2 कंडीशन पूरे हों तो लेने की जरूरत नहीं है। एक तो हमने उनका डिफॉल्ट नहीं किया है, प्लस एंड है, एंड मतलब प्लस हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बेटा एक लेवल से ज़्यादा नहीं किया है। सभी बच्चों को, राहुल कुमार जी को भी पता है, सभी भाई बहनों को पता है PFI का अप्रूवल नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए? जब 2 कंडीशन पूरे हों। लास्ट पॉइंट बता दीजिए। लास्ट में मैंने बताया था आप जो इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ ब्याज लेना होगा और ब्याज कितना होता है वो आपको पहले से पता है। ओके बेटा जी। मयंक राठौर जी ने एक सवाल पूछा है बेटा, आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, बस 2 मिनट का। मयंक राठौर सर, 185 3D नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सब्सिडियरी कंपनी को लोन नहीं दे सकते हैं तो सर 186 के अकॉर्डिंग दे सकते हैं? सर इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल दे सकते हैं, है ना भाई? 185 3D में आप अपनी जो नॉर्मल सब्सिडियरी है उसके लिए केवल आप गारंटर या मतलब उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं। ये बच्चा बड़ा अच्छा है। अब इनका सवाल है यहाँ पे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं दोस्त, है ना? 185 का कवरेज अलग है, 186 का कवरेज अलग है बेटा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? ग्रेट मेरे भाई, अच्छा सवाल है आपके। 185 3D कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में। वो था ना कि एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी, होली ओन्ड सब्सिडियरी को LSG तीनों दे सकती है। LSG मतलब लोन, सिक्योरिटी, गारंटी। और एक होल्डिंग कंपनी अपने जो सिर्फ सब्सिडियरी है, होली ओन्ड नहीं है, उसको तीनों नहीं दे सकती। तो ये सब बातें हम लोगों ने समझ लिया था, जानकारी ले ली थी और हम लोग अब आगे की बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोगों ने सीखा था। अब बेटा आज आपके साथ क्या क्या इसमें से बाकी लग गया है वो मैं पॉइंट आपके कवर अप कराना चाहूंगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। अब एक बार प्लीज मेरी तरफ देखिए, अब 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं पर इसको निपटा दूं, फिर मैं आपके साथ। हरीश जी गुड मॉर्निंग बेटा, है ना? ये देखिए जी साहब, ये सब हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था। आज बेटे आइए हम लोग पढ़ते हैं 186 जो सेक्शन है जो बात करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट की। ये जो सेक्शन 186 है जो बात करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट की, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एक बार इसको कोशिश करिए सभी भाई बहन समझ के, तब जाकर आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। हरीश है ना जी, परमार साहब। बेटा पुरानी बातें हैं, आइए सेक्शन 186 शैल नॉट अप्लाई। भाई सेक्शन 186 पूरा का पूरा सेक्शन नहीं अप्लाई होगा, सब सेक्शन 1 छोड़कर, सब सेक्शन 1 यहां भी अप्लाई होगा। खैर, टू एनी लोन मेड, एनी गारंटी गिवन और एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड और एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ बैंकिंग कंपनी। वाह बेटा, तो थोड़ा इसको आसान करते हैं। सेक्शन 186 का सब सेक्शन 11 कहता है कि जो ये सेक्शन है मेन सेक्शन 186, वो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता, जैसे बैंकिंग कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस के केस में नहीं होगा,
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में नहीं होगा। अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये एलएसजी करते हैं, यानी कौन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर एलएसजी करते हैं, एलएसजी का मतलब होता है लोन, है ना बेटा, एस का मतलब सिक्योरिटी एंड जी का मतलब गारंटी, या एलजीएस कह सकते हैं। एलजीएस का मतलब क्या हुआ, लोन, गारंटी और सिक्योरिटी करते हैं, तो ये अप्लाई नहीं होगा। यानी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, सुनिएगा बेटा, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, है ना, अपने पेड अप कैपिटल के 60% या फ्री रिजर्व के 100% से ज़्यादा भी अगर टॉपर्स को या रिलायंस को एरिगेट में लोन दे देती है, तो भी पीएनबी को अपने मतलब बीओडी का मीटिंग बुलाकर यूनानिमस रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, और ना ही पीएनबी को मेंबर से पूछना है, क्योंकि पीएनबी का तो यही काम है। तो एक बेटा थोड़ा सा याद समझ, देखिए मैं ये छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ। जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अगर आप चाहें कि हम एक दिन में मास्टर आपको बना दिए या आप एक दिन में मास्टर हो गए, तो ये गलत होगा बेटा, ये ना गलत होगा। एक बार सही, चलिए आज की बात को पकड़ते हैं। एक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एलएसजी कर रही है, एलजीएस कर रही है, तो उसके ऊपर सेक्शन 186 के प्रोविजन या रिक्वायरमेंट या रेस्ट्रिक्शंस अप्लीकेबल नहीं होगा। आप दूसरा पॉइंट पढ़िए, फिर उसे ऊपर से कह रहा है सेक्शन 186 शैल नॉट अप्लाई टू एनी एलएसजी मेड बाय अ कंपनी which is established with the object of and engaged in the business of financing industrial enterprise or of providing infrastructure facilities। ये क्या है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब क्या है, इसका नीचे 17 लिखा है ना, ये नीचे समझाया है। बट आप ये समझ लो, अगर कोई कंपनी का उद्देश्य ही है ना बेटा, क्या उद्देश्य ही है बेटा, इफ द मेड बाय अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, अगर कोई ऐसी मतलब कंपनी है जो जिनका मेन पर्पस फाइनेंस करना ही है ना बेटा, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना है, उनको बेटा इस तरह की 186 की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं आएगा। अब ये बताइए फाइनेंसिंग कंपनी क्या हो सकता है। अच्छा एलआईसी तो खैर इंश्योरेंस में ही आ जाएगा, है ना, फाइनेंसिंग में नहीं ले। अच्छा आगे देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है, ऊपर लिखा है सेक्शन 186 डजंट अप्लाई टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा बेटा, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है बेटा, ये दूसरे कंपनियों में शेयर्स, उनका डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदती रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन काम ही है दूसरे कंपनियों में शेयर्स एक्वायर करना। इन कंपनियों को हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट एनी लिमिट। बेटा देखो, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की मतलब फ्रीडम है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी लोन नहीं दे सकती, लोन और मतलब गारंटर बनेगी तो फिर तो 186 के प्रोविजन फॉलो करना होगा। बेटा 3 चीज है ना उसमें, लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, और चौथा भी है सर, समझने के लिए बात है इन्वेस्टमेंट। समझिए कि 186 में 4 चीजें हैं। लोन, कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है ना, कोई भी कंपनी बेटा लोन के बदले में सिक्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्रिएट नहीं कर सकती है, या कोई भी कंपनी गारंटर नहीं बन सकती है, या कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। ये हमने पढ़ाया तो था, आपको पढ़ाया नहीं था। ये देखिए, द एक्सप्रेशन इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, एंड कंपनी विल बी डीम्ड टू बी principally engaged in the business of acquisition, shares, etc. if assets in the form of investment in shares does not less than 50% of total assets। मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी की परिभाषा बता रहा है कि ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे जिसके पास जो टोटल एसेट्स है तो उसका कम से कम 50%, बेटा यहाँ पे लिखा है ना एक छोटा सा बात, नॉट लेस देन 50%, है ना, या तो टोटल एसेट्स का इसके पास इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसको हम कब इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे, अगर मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ का टेंजिबल एसेट्स है, तो 100 करोड़ में मान लीजिए बेटा 80 करोड़ का बिल्डिंग ही है, 80 करोड़ का, तब इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि 80% तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट है आपके पास 80 मतलब 50% से ज्यादा नहीं, मान लीजिए 50 करोड़ या उससे ज्यादा का
यह ना ए लिमिटेड के पास जो टोटल 100 करोड़ का एसेट्स है, इसमें से 50 करोड़ या उससे ज्यादा का इसके पास शेयर्स है, किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स है। जैसे बहुत सारी जैसे आपने सुना तो नहीं होगा बट मैं बताना चाहूंगा बेटा, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है दोस्तों, है ना। ये जैसे मान लीजिए कि आप LIC जो आप समझते हैं, LIC इंश्योरेंस कंपनी है, PFI में भी LIC को मतलब डिफाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और मैं कहता हूँ LIC एक तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। LIC जो प्रीमियम बेचती है, उस प्रीमियम के पैसे से जो मंथली हम लोग प्रीमियम जमा कराते हैं, हमारे पेरेंट्स या हम लोग जमा कराते हैं क्वार्टरली प्रीमियम, वो प्रीमियम LIC रखी रहेगी तो आपको सम एश्योर्ड कैसे देगी मैच्योरिटी पे। ऑब्वियस ही बात हो, उस प्रीमियम को किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती होगी। इस चीज को आपको समझना है। क्या बेटा एक बात क्लियर हो तो बताइए। कुल मिलाकर अभी आप समझ लीजिए, सर ये लास्ट क्लास में भी बताया था। एक और है बेटा, टू एनी इन्वेस्टमेंट, फिर से ऊपर से पढ़ता हूं मैं, सेक्शन 186 डजंट अप्लाई, सुनिएगा बेटा, डजंट अप्लाई टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस टू सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। बेटा निवांदन जी और आप सभी बच्चे, राखी जी है ना, राखी जी सभी बच्चे मुझे बताइए, है ना। ठीक है बेटा, बेटा सभी भाई बहन एक बार बताइएगा, राखी मेरे बच्चे सभी लोग बताइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक लास्ट लाइन, हाँ जी सर सुनिएगा, सभी बच्चों के लिए एक सवाल है। एक्स लिमिटेड, सुनिए, एक्स लिमिटेड ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना इंश्योरेंस कंपनी है, ना फाइनेंस कंपनी है। एक्स लिमिटेड, चलो ऐसे समझो, सुनो बेटा, चलो ऐसे समझो, टाटा लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड मजा नहीं आएगा ना, फीलिंग नहीं आ रही है। एक लाइन समझा दूं बेटा तो मेरा जीवन बेटा बदल जाएगा और आप सभी भाई बहनों का भी। मैं अभी नॉन अप्लीकेबिलिटी के क्लॉज बी का सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सभी भाई बहन समझिए। टाटा लिमिटेड ने शेयर्स खरीदा था, टाटा लिमिटेड ने शेयर्स खरीदा था बाटा लिमिटेड में। सर टाटा लिमिटेड ने इनिशियली शेयर इन्वेस्ट खरीदा था बाटा लिमिटेड में। बच्चे बोलते हैं तो ये कैसे खरीद लिया सर, इसके लिए तो 186 अप्लाई हुआ होगा। बिल्कुल अप्लाई हुआ होगा, जरा एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। टाटा लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया था बाटा लिमिटेड के, बैट हो गया बाटा करिए, सॉरी, बाटा लिमिटेड के शेयर्स में। पक्का जी, टाटा लिमिटेड ने शेयर्स खरीदा था बाटा लिमिटेड के, हम टाटा लिमिटेड ने शेयर्स खरीदा था बाटा लिमिटेड में। समझ में आ गई बात, अब समझना, कोशिश करना। अब ये शेयर खरीदा था तो उस समय तो 186 के प्रोविजन टाटा लिमिटेड ने फॉलो किया होगा। जो लेंडर है ना, जिसने पैसे दिए हैं या इन्वेस्टमेंट किया है, टाटा लिमिटेड एक नॉर्मल कंपनी सर, ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। अब सवाल उठता है बेटा, अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा। अब बाटा लिमिटेड 1:1 के रेशियो में इक्विटी शेयर इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब टाटा लिमिटेड को मजबूरी में, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि राइट शेयर्स मजबूरी में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली है ना, टाटा लिमिटेड बाटा लिमिटेड का शेयर खरीदेगी, क्योंकि आपको भी पता है राइट शेयर थोड़ा सस्ते दाम में मिलता है। तो अगर जब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा रेगुलेटेड था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइट बी रेगुलेटेड, लेकिन जब हमें शेयर्स अलॉट कर दिया बाटा लिमिटेड ने, किसको अलॉट कर दिया, टाटा को, है ना, एज अ राइट शेयर्स, सुनिएगा सर, राइट शेयर्स मिला, तो ऑब्वियस ही बात है राइट शेयर्स खरीदने के लिए टाटा लिमिटेड को और फर्दर पैसा लगाना होगा बाटा लिमिटेड में। लेकिन ये कह रहा है कि सर ये एक तरह से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो रहा है, ये हम नहीं चाहते थे, लेकिन लॉ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में एक मौका मिलता है कि वो कंपनी में और फर्दर शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को समझ में आए तो बताइए। भाई लोग सर बी का 2 पॉइंट बताइए। कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो दूसरी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, ऑब्वियस ये बात है, और वो हमको फर्दर शेयर दे रहा है, तो बेटा हम उस फर्दर शेयर्स को ले सकते हैं। और इवन अगर उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट की एग्जिस्टिंग लिमिट थी और ये जो राइट शेयर्स के रूप में हम नया पैसा जो फंडिंग कर रहेंगे उसमें अगर वो लिमिट से ज़्यादा भी हो
तो भी बेटा हमें कंडीशंस जो है एसआर पास करना है और क्या करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे। समझ में आया हो तो बता दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं बेटे, आप भी बड़े हो गए, अब ऐसे मत शर्माइए बेटे। सभी भाई बहन बताइए, इसका हल्का शब्द में बताइए। राठौर साहब बताएंगे, राखी और विजय राघव, हर्ष परमार, निवांधन, एवरीवन, एक तो हेल्प कर दो यार, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, एक तो हेल्प कर दो, बता दो सभी भाई बहन बताओ इसमें क्या सर बताएंगे। हम तो बता ही दिए अपने हिसाब से। अगर कोई कंपनी है ना बेटा पहले से शेयर्स खरीदी हुई है, अब कैसे खरीदी थी वो नहीं खरीदी थी वो बात का मुद्दा है, और उन शेयर्स के बदौलत आपको राइट शेयर्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसी कंपनी में जिसमें आपने पास्ट में शेयर्स के रूप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनके बदौलत अगर आपको नए शेयर्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको नए शेयर्स के लिए भी तो पैसा इन्वेस्ट करना होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग एक्टिविटीज। ओहो अरे इतना मत याद हो पाएगा आपसे। अभी आप ये समझो एनबीएफसी भी बेटा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है, एनबीएफसी क्या होता है सर, ये जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड समझते हैं आप, है ना बेटा, वो क्या है, ये बैंक तो नहीं है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये क्रेडिट कैपिटल फर्स्ट है ना, कैपिटल फर्स्ट जो क्रेडिट कार्ड और हमारे मोबाइल का फाइनेंसिंग करता है, होम क्रेडिट लिमिटेड कुछ ऐसी है ना बेटा। ये सब कंपनियां ना तो बैंक है और ना ही फाइनेंस है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग है ना, नहीं बैंक है, सॉरी बैंक नहीं है बट फाइनेंस है। एनबीएनएफसी नहीं है। अच्छा टॉपर्स क्या है, ना तो टॉपर्स के लिए हम लोग बोलते हैं एनबीएनएफसी, एक नया वर्ड है, आप जरूर मजेदार ढंग से पढ़िएगा। सुनिए, एक होता है बैंकिंग कंपनी, एक होता है फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे एनबीएफसी मतलब फाइनेंस है लेकिन बैंकिंग नहीं है, बजाज फाइनेंस है ना, समझने के लिए। टाटा मान लीजिए कैपिटल, टाटा कैपिटल, हीरो लिमिटेड, हीरो नहीं, हीरो होंडा नहीं, हीरो फाइनेंस लिमिटेड, एक कंपनी आ गई है बेटा, बहुत लोन बांटती है। एनबीएनएफसी का मतलब ना तो बैंकिंग है ना ही फाइनेंस है, जैसे टॉपर्स क्लासेस ना तो बैंकिंग है ना फाइनेंस है। सर कह रहा है कि अच्छा एनबीएफसी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है और ये उसका प्रिंसिपल बिजनेस है एनबीएफसी का कि वो दूसरे कंपनियों का शेयर एक्वायर करेगी, एक्वायर करने के लिए आपको पैसा देना होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको दिल से पढ़ाया और आप सभी बच्चों के पास अगर ये बात चली गई तो आज मैं ज्यादा आपसे बकवास नहीं करूंगा। अगर हम बात करें तो 3 एलएसजी यहाँ पे जो है एलएसजी है, एलएसजी का मतलब, और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको समझ में आए तो बता दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। कहाँ तक कंसेप्ट आपने कर लिया था, कंसेप्ट तो वहीं चलेगा, उसके रोमन में आगे बढ़ जाएगा। फटाफट बता दीजिए कहाँ तक हो गया था। एक बार थोड़ा आप भी दिमाग की बत्ती जलाइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या कोई भी है ना बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां एलएसजी कर सकती है 186 को ताक पे रख के। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है कि ये कुछ कंपनियां है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लोन नहीं दे सकती। उनमें से पहला इन्वेस्टमेंट कंपनी, दूसरा है हमारे पास है ना राइट शेयर्स, और तीसरा हमारे पास है ना बेटा इन्वेस्टमेंट बाय एनबीएफसी नॉन बैंकिंग। मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें। ये कौन सा टॉपिक होगा आप मुझे बताइए। सभी बच्चे एक बार कोशिश करिए। रोमन में हम लोग लिखते थे ना, रोमन में 1 2 3 4, तो कहाँ तक की बातें हो गई थी शायद। लास्ट टॉपिक वाज रजिस्टर, आखिरी टॉपिक जो था वो रजिस्टर की थी। रजिस्टर हम सभी बच्चों ने बना लिया था, रजिस्टर बनाया था ना कि MBP 2 में रजिस्टर बनाया था हम लोगों ने। तो चलिए एक बार हमारा यहाँ पे कंसेप्ट गायब हो जाता है तो सभी बच्चे जो बाद में जुड़ते हैं उनको भी बेनिफिट हो। कंसेप्ट नंबर, हाँ जी राहुल जी वो तो ठीक है। अब अनिल भाई का लेयर का कंसेप्ट रह गया, लेयर भी समझाता हूँ, लेकिन अब इसमें एक चीज और रह गई है वो मैं बता दूं, उसके बाद फटाफट करते हैं। जी बेटा, ओ कंसेप्ट, अच्छा 3 तक हो गया था, मैं समझ गया, बिल्कुल जनरल कंडीशंस तक हो गए थे। यस बेटा बहुत अच्छे। इंटर कॉर्पोरेट मैं समझ गया, सब याद आ गया मुझे। इंटर कॉर्पोरेट लोन ठीक, गारंटी एंड सिक्योरिटी, ये टॉपिक था हमारा और इन्हीं टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इंटर, ओके बेटा मयंक जी,
ये हमारा छोटा छोटा पॉइंट था 3 तक। अब चौथा लास्ट पॉइंट लिखिए, नॉन अप्लीकेबिलिटी। बहुत प्यारा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये दमदार सेक्शंस में से है, और इसके ऊपर जितना भी आप समय दिए हैं सर, ये आपके नंबर के रूप में आपके सामने दिखेगा। आपका जो जो अब क्वेरी है, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने का। नॉन अप्लीकेबिलिटी सेक्शन 186 का सब सेक्शन 11 अभी बस हो गया बेटा। 1-2 दिन और थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना, उस चक्कर में मैं, है ना बेटा, उस प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा मैं कहीं और उलझा हुआ था। अभी और अच्छा हो जाएगा। ये तो अभी आपकी शुरुआत है। नॉन अप्लीकेबिलिटी बेटे, नॉन अप्लीकेबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट के सीखते हैं, है ना बेटा। यहां देखिए, नॉन अप्लीकेबिलिटी with respect to loan, guarantee and security। और बी लिखिए, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये खत्म करा दो। नॉन अप्लीकेबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ जी, हाँ बेटा, मयंक जुगेले। अरे कहाँ से हो, महाराष्ट्र से हो क्या जुगेले? मयंक भाई आइए बेटा। नॉन अप्लीकेबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये अरे अभी तो कुछ नहीं है यार, बुरा मत मानो। ये तो क्या बताऊं तुम्हें, अभी आजकल जीवन में ना बहुत कुछ एक साथ हो रही है ना, सच्चाई बता रहा हूं। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो, है ना, अभी थोड़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। हम लोग भी इंसान ही है बेटा, है ना, और हम लोग उसको टैकल करने में थोड़ा बहुत, है ना, बुरा लगता है कहीं ना कहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ये तो अभी समझ लो कि, है ना, शुरुआत है। सुन बेटा, वो सब बाद में बात करेंगे। अरे यार कम से कम इतना तो सीखो, इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, गारंटी, 4 चीज है। अब हमारी जो नॉन अप्लीकेबिलिटी है उसका सब सेक्शन है 11, उसका क्लॉज है ए और बी। अब ए में अब उतना टफ नहीं याद हो पाएगा। देखो पहला काम तो ये करो कि पहले समझो यार, आप लोग चाहते हो कि सर एक बार में पढ़ाएं और हम एकदम रैंक होल्डर बन जाए। अरे बिल्कुल बनोगे, टॉप में तुम टॉप 10 में परफॉर्म करोगे, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं। मेरा ये इच्छा था कि आप एक बार दिल से जरा मुझे बताइए, नॉन अप्लीकेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एलजीएस, बताओ सेक्शन, या ऐसे लिखते हैं ना, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 186, ऐसे लिखना, एक्सेप्ट 186(1), नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, नॉन अप्लीकेबिलिटी का भी एक्सेप्शन है, यानी अप्लीकेबिलिटी हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 186, अब 186 की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सभी भाई बहन जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ वो मैं बेटा तुम्हारा जैसे मैं टाइटल नहीं पढ़ पाया अच्छे से, नागपुर से हो ना, अरे वाह, देखो भाई हमारे साथ महाराष्ट्रियन भाई भी जुड़ गए हैं, कमाल है जी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दोस्तों। मयंक जी बहुत अच्छा। हाँ नाम क्या है आपका? जुगेले। हाँ वो मैं समझ गया था, आपका सरनेम देखते ही मैं समझ गया था, ये हमारे भाई जो है आमची महाराष्ट्र, है ना बेटा, आमची महाराष्ट्र। भाई इतना ही आता है भाई, ज्यादा नहीं पूछना। खैर, लॉट ऑफ डिस्कशंस वी हैव टू मेक। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 186 डजंट अप्लाई, डजंट अप्लाई, हाँ जी, डजंट अप्लाई फॉर लेंडिंग लेंडिंग, अच्छा यहां पे इन्वेस्टमेंट भी लिख लो,
गिविंग गारंटी। समझ में आई बात? जी बेटे, ये देखिए सेक्शन 186 जो है ना बेटा, डजंट अप्लाई फॉर लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी। ठीक है जी। ये आपका कट कैसे रहा है मेरे बच्चे? ये चेयर ठीक करूं मैं, कट रहा है ना आपका, रुकिए 1 मिनट। ओके बेटा, मैं देखता हूं ताकि ये कटे नहीं। जी साहब, सेक्शन 186 आप और इंप्रूव कर सकते हैं बेटा, LG, S और I भी करिएगा, और नॉन अप्लीकेबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट ओनली। सर वो गड़बड़ हो रहा था, है ना? नॉन, ये दोनों को प्लीज बेटा कंपेयर करिएगा अच्छे से। ये देखिए सेक्शन 186 डजंट अप्लाई फॉर लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोन। हमारे बच्चों को पता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लोन, ये छोटा छोटा पॉइंट है। सेक्शन 186 जो है डजंट अप्लाई फॉर लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा है बेटा, ये कुछ को इन्होंने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, कुछ को बिल्कुल कहा जाओ यार जी लो अपनी जिंदगी, है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस बेटा मयंक भाई, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बता दो कौन कौन लोग हैं, 4 लोग का नाम बताओ, 4 लोग का नाम बताओ। 1, पहला लिख लो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ओके जी। दूसरा बैंकिंग कंपनी के बाद इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है राखी बेटे, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा लिखिए HFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अरे फाइनेंस कंपनी लिखवा देते, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नीचे लिखवा है ना बेटा, नीचे लिखा है फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और लास्ट लिखिए जनरल फाइनेंस कंपनी। इसके लिए कंडीशन क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की कंडीशन है, और आपको इन्हीं चीजों को सीखना है। अब आगे की बात करते हैं बगल वाला, ये बगल वाली बात को आ जाइए आराम से, पहले नोट करिए, अभी घबराइए मत बेटा, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये लोन दे, गारंटी दे, इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें विथ रिस्पेक्ट टू लोन। आपको बताया था जैसे लेंडर कंपनी कभी कभी लोन नहीं देती है, बल्कि लोन कोई और दे रहा है और हम तो उसमें केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर इतना हो सकता है तो सो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आराम से नोट करिए। नॉन अप्लीकेबिलिटी टू विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट ओनली। यहां देखेंगे आप सेक्शन 186 एक्सेप्ट 186(1) doesn't apply in case of इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये देखो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, एक कंपनी है ना, विच एक्वायर्स, क्या एक्वायर्स करता है बेटा? सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स को हम कंबाइंड रूप से सिक्योरिटीज कर सकते हैं, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। धन्यवाद बेटा। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, और दूसरा हमारे पास है जो आपको मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनी कंपनी
फॉर परचेजिंग राइट शेयर्स। अब अगर सभी भाई बहन को ये क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। अभी और डिटेल में आ जाएगी चीजें, एक बार पहले इसको पैकअप करने दीजिए। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एनबीएफसी। सर एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है एनबीएफसी। और हमने कहा कि ये जो बजाज फाइनेंस है ना, एनबीएफसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। जो आपका वो कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आजकल ये जितने भी ये मोबाइल की शॉप होती है, फाइनेंस कराएं, कोई भी 2 प्रूफ लाएं और हमसे मोबाइल ले जाएं, है ना बेटा, राइट शेयर। चलो दोस्त भाई धन्यवाद, आप सबने इतना अच्छा जवाब दिया। और दूर बैठ के, सबसे बड़ी बात है यार, सुनो, आप कहाँ बैठ के छोटी छोटी बातों को सीखते हो, अपना समय लगाते हो। मेरे ड्यूटी बढ़ जाती बेटा कि आपके लिए और अच्छे से मैं मेहनत करूं, बट करूंगा, है ना। अगली क्लासेस से और अच्छा होगा। पहले यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमारे भाई बहनों का क्लियर है। चलिए अब एक लाइन का जवाब दे दीजिए बेटे, ये तो आराम से नोट करिए। एक लास्ट लाइन रह गया इसमें, वो है बेटा, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बेटे, एक लास्ट लाइन है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे 186 लेंडर कंपनी को कहती है कि तुम लोन नहीं दे सकते, तुम गारंटर नहीं बन सकते, तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी और अदर पर्सन्स को लोन नहीं दे सकते, या अदर बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते। अब बेटा आपके बुक में ही दिख रहा है एक सब सेक्शन 6 है जो इसी सेक्शन का है, जो हम लोगों ने पढ़ाया भी नहीं आपको। उसमें लिख रहा है कि कुछ कंपनियां बोरो भी नहीं कर सकती। वाह, ऐसे कैसे है? मतलब अभी हम लोग सोच रहे थे लेंडर के एंगल से कि लेंडर के ऊपर सारी रेस्ट्रिक्शंस है, आप लेंडर का पैसा जा रहा है ना, बोरोवर को तो मजे ही आ रहे हैं भाई। जो पेमेंट करता है उसको केयरफुल होना चाहिए, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो तो केयरफुल ना भी हो तो चलेगा। तो बेटा इस लाइन का एक मतलब आप सभी भाई बहनों से और हमारे नागपुर वाले भाई लोग जुड़े हैं उन सभी से मैं पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट वन इज रियली गुड वन। अगर ये लाइन आप अपने से बताएं तो मैं मानूंगा कि आप सब लोग टॉप 10 रैंकर बनने के लिए तैयार है, अच्छे नंबर है ना एग्जामिनेशन लॉ में ला सकते हैं। एक लाइन का मतलब बताइए। सर इंस्टीट्यूट है, इसका कुछ नहीं पता, ये कहीं से क्वेश्चन पूछ देगा आपको, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप अपने मन से बताइए। सर रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन तो समझ में आया मेरे को, लेकिन ये है रेस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग ऑफ। वाओ सर, मेकिंग नहीं, मेकिंग तो हुआ लेंडर कंपनी के एंगल से, ये टेकिंग है। सेक्शन 186 का सब सेक्शन 6 कहता है, और रूल जो भी है वो भी हम बात करेंगे। रूल 11 है, उसको भी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, छोटे भेजा में कितना आप अभी एनर्जी डालेंगे। 186 का सब सेक्शन 6 कहता है कि कुछ खास कंपनियां हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड है ना, ये कंपनियां नहीं ले सकती, ये कंपनियां इंटर कॉर्पोरेट लोन ले नहीं सकती। बच्चे बोले सर आप तो देना समझा रहे थे ना, अब फिर लेना सिखा रहे हो। यस सर, आप में से सभी भाई बच्चे को इंटरेक्टिव होना है। मुनमुन उपाध्याय है ना, सीए इंटर स्टूडेंट, मुनमुन जी बहुत अच्छे, आइए मुनमुन भाई साहब, आइए मेरे बच्चे उपाध्याय जी। तो कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं सीए इंटर वाले? अभी इस वीडियो को मत देखो, ये फाइनल वाला वीडियो है, बट फिर भी मजा आ रहा है तो देख लो। रेस्ट्रिक्शन ऑन, सभी भाई बहन बताइए। चलो आप लोग मेरे को एक लाइन बताओ सभी बच्चे, ये लोन लेने का रेस्ट्रिक्शन है या लोन देने का? बस इतना ही बता दो, लोन लेने का या लोन देने का, इतना तो बता सकते हो। लोन लेने का रेस्ट्रिक्शन है या लोन देने का? चलो अब मैं समझ गया, आप सब लोग जवाब दे रहे हो, फटाफट बताओ। सीए इंटर स्टूडेंट वाले हमारे बच्चे, आप सब लोग बताइए। कह रहा है कि कुछ कंपनियां हैं, वो कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर्ड है ही, साथ ही साथ वो सेबी से भी रजिस्टर्ड है। अब सेक्शन 12 क्या है सेबी का, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, आपके जो इकोनॉमिक लॉ वाला पार्ट है उसमें सेबी पढ़ाना है मुझे। सेबी एक्ट में सर आज ही समझ लेते हैं ना सेबी एक्ट का, है ना, टेकिंग। चलो विजय राघव ने कह दिया। दोस्तों सेक्शन 12 में कुछ ऐसे बेसिकली आपने नाम सुना, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इंटरमीडियरीज, आप समझते हैं सर, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज,
ब्रोकर, दलाल, स्टॉक ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर, ये सब क्या होता है मर्चेंट बैंकर? पोर्टफोलियो मैनेजर, सर ये सब ना इंटरमीडियरीज है। ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है। अंडरराइटर समझते हैं? अंडरराइटर, सर अंडरराइटर भी इंटरमीडियरी है। और कोई भी कंपनी, सर अंडरराइटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, और अंडरराइटर बनने के लिए, अंडरराइटर कोई इंडिविजुअल नहीं होता, और अंडरराइटर बनने के लिए है नहीं बेटा, नहीं सर अब तो फाइनल में ही हूँ, पहले इंटर के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा जी मुनमुन भाई, अब ये बताइए, तो बहुत अच्छी बात है ना, कमाल है जी। अभी आपको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुनमुन भाई, आगे भी आपको वीडियो जारी रहेगी और आपको समझ में भी आता रहेगा। अब सुनो, पहले तो अब इसमें पंगा क्या है, इसका 1 मिनट में डायग्राम बना सकते हो ऐसे। सुनो बेटा, कोई कंपनी है, अब ये कंपनी है तो ये कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर्ड है ही, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट तो है ही, प्लस ये सेक्शन 12 है कोई सेबी का। अब लिखना मत, समझो, सेबी कहता है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरमीडियरी की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको हमसे कंपनी बन जाने से नहीं होगा, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव लिख लेने से। कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम क्लॉज में लिख देता है ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव अंडरराइटिंग का होगा, हम अंडरराइटर का काम करेंगे, तो क्या हो गया, अंडरराइटर का काम करेंगे। ठीक है जी, आप अंडरराइटर बन तो गए, लेकिन आप अंडरराइटिंग बिजनेस तभी शुरू कर सकते हैं जब आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। किससे रजिस्टर कराइए? सेबी से। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये छोटा सा, अब ये कह रहा है कि देखो सुनो मेरी बात, मान लो है ना कि कोई XYZ लिमिटेड है, ये मर्चेंट बैंकर है, इशू को मैनेज करता, पब्लिक इशू को मैनेज करने के लिए, आप लोग बड़े हो रहे हैं, आपको पढ़ाऊंगा सेबी में, पब्लिक इशू को लाने के लिए ना डायरेक्टर और सीए काफी नहीं है, एक नए प्रोफेशनल को हायर करना हो जो आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाने में, लाइटनिंग करने में, सेबी से अप्रूवल दिलाने में मदद करता है। दैट दलाल इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकर। एक गजब का बंदा होता है। सर अंडरराइटर भी इसके नीचे आता है। मर्चेंट बैंकर इवेंट मैनेजर होता है, जैसे हमारे घर में शादी विवाह होती है, खैर हम लोग तो अभी पुरानी ट्रेड ख्यालात वाले हैं, लेकिन जो मुंबई में बच्चे हमारे रहते हैं, अभिषेक गोयल जी, मुंबई में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, है ना, तो या दिल्ली में भी, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे पापा टेंशन लेना नहीं चाहते। शादी तो है हमारे घर में, मतलब है ना, शादी चाहिए, शादी मनाना है, लेकिन टेंशन कोई नहीं लेना, तो हम लोग इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं। वो बोलता है जी 1000 रुपये पर प्लेट लगेगा, सारा बारात लगाने का, खाना खिलाने का, है ना, सब कुछ हम ही करा देंगे। यस, और हम लोग बेटा वो जो इवेंट मैनेजर है, अब हम लोग सिर्फ टाई कोट पहन के घूम रहे होते हैं। तो जैसे इवेंट मैनेजर एक पूरे शादी के सोशल इवेंट को मैनेज करता है, तो पब्लिक इशू को भी मैनेज करने के लिए एक बंदा होता है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकर। एंड रियली पावरफुल, मतलब आप लोगों को घमंड है ना कि मतलब सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग सीए ही कमाते हैं। सर हम लोग से भी ज़्यादा पैसे कमाने वाले प्रोफेशंस हैं मर्चेंट बैंकर, एक्चुरियल कोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो हम लोग के टक्कर में पैसे या हमसे कभी कभी ज़्यादा भी कमाते हैं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कहूँगा, बट एक बार फिर से बताइए, एक लाइन में क्या हुआ, कोई भी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, प्लस बताओ, रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, प्लस रजिस्टर्ड है सेबी से भी। अब ये कंपनी क्या नहीं कर सकती, ये कंपनी बेटा लोन नहीं ले सकती। देने वाला तैयार है, बोला यार दो, मैं दे दूंगा लोन तुम्हें, 186 के कंडीशन हमें समझ में आ गया, राजीव सर ने सिखा दिया। बोला भाई तू देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे तो कहते हैं ना मुंह पे, है ना, मुंह पे क्या लगा दिया गया है, जैसे वो जानवरों के मुंह में वो लगा देते हैं ना, कि उसके सामने चारा रखा हुआ है लेकिन खा ना सके, उसको हम बोलते हैं कुछ सील्ड कर दिया जाता है। जानवर होते हैं ना बेटा, बैल भैंस, तो हरा चारा रखा हुआ है, लेकिन उसका मालिक जो होता है उसके मुंह पे कुछ लगा देता है, एक मान लो वो कवर टाइप का, एक कैप टाइप का लगा देता है, चारा है लेकिन खा नहीं सकते, वो वाली बात है। खैर बेटा, शैल नॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ लिमिट। आइए बेटा अब इस लाइन को पूरा खत्म कर लें। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी and covered under such class or classes of companies which may be notified by CG in consultation with SEBI, SEBI से पूछ करके CG बताएगी, shall not take ICL deposit in excess of limit specified in the regulation applicable to this kind of, आगे लिख लीजिए लास्ट पॉइंट क्या है इसका, this kind of के बाद क्या लिखा इसने, this kind of company pursuant to which it has obtained certificate of registration from the SEBI। सर
Further, such company shall furnish in its financial statement the details of loan और deposits. इसका मतलब ये है, जो मैं समझ पाया, कि लेंडर कंपनी के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है ही, बोरोवर कंपनी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है। और ये बोरोवर कंपनियां नॉर्मल कंपनियां नहीं है, ये बोरोवर कंपनियां कंपनी तो है, साथ ही साथ सेबी से भी ये रजिस्टर्ड है। ओके बेटा, सर हाँ जी बेटा। प्रमोद कुमार जी बताइए मेरे बच्चे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये एक छोटा सा पॉइंट मेरे को इसमें डिस्प्यूटिव लग रहा है, जो शायद हम लोगों ने अपने डिस्कशन में अच्छे से शेयर नहीं किया। ये नहीं कह रहा है कि पूरी तरह से रोक है, ये कह रहा है शैल नॉट टेक ICL या शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम अनदर बॉडी कॉर्पोरेट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड। इसका मतलब है अप टू सर्टेन लिमिट, और ये लिमिट बेटा सेबी रेगुलेशन में होगा। ये लिमिट ये 60% और 100% वाला नहीं है, ये सेबी जहां पे, इसका मतलब है आप स्टॉक ब्रोकर हो, यू आर, जैसे मान लो हमने बेटा, हम लोगों ने एक कंपनी खोली XYZ स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, हम लोग कंपनी का नाम ही है, वी आर स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर ऑफ NSE BSE, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। और हमारी कंपनी को टाटा मोटर्स लोन दे रही है, समझने के लिए, या टाटा मोटर्स हमारी कंपनी में है ना गारंटर बन रही है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स तो अपना 186 की रिक्वायरमेंट पूरा करे, हमें 186 का नहीं, हमें 186 के सबसेक्शन 11 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब मान लीजिए अगर सेबी के रेगुलेशन में लिखा है कि हम लोग 100 करोड़ तक ही, या कोई फिक्स्ड अमाउंट तय कर दिया है सेबी ने, या सेबी ने ये कह दिया कि ले ही नहीं सकते, तो ले भी नहीं सकते। कुल मिलाकर बेटा बात बड़ी सिंपल है कि आप लोन ले भी नहीं सकते, ये हमारा पॉइंट था। एक आखिरी, एक लास्ट और है, उसके बाद हमारा सब सेक्शन 1 है। बेटा ये सेक्शन 12 सिखा रहा है कि क्या है सेक्शन 12। सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट बहुत अच्छा है सर, आप इसको इग्नोर मत कीजिए सर। ये जब आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, तब आपको याद आएगा यार सर मजा आ गया। सर जितने भी फाइनेंशियल मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और एनी अदर फॉर्म, आपका जो भी फॉर्म है उसमें रजिस्टर्ड हो जाइए। बट इफ यू वांट टू परस्यू योर कैरियर, योर ऑब्जेक्टिव इन स्टॉक मार्केट, जस्ट लाइक स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, STA शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू, रजिस्ट्रार टू इशू। अब पूछेंगे सर ये सब क्या होता है, हमारा मर्चेंट बैंकर आ गया, कौन सा, ये तो समझ में आएगा। मर्चेंट बैंकर जो इवेंट मैनेजर नहीं, इशू मैनेजर बोलते हैं, पब्लिक इशू को ये मैनेज करता है ना बेटा। यस बेटा, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आपके मतलब इन्वेस्टमेंट को अलग अलग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करवाता है, जो रजिस्टर्ड होता है सेबी से, और जिसको सेबी ने दिया है सर्टिफिकेट। देयर आर रेगुलेशंस, और सबका अलग अलग। मर्चेंट बैंकर का सेबी ने अलग रेगुलेशन बनाया है, मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, अंडरराइटर का 1993, पोर्टफोलियो मैनेजर का अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन में जो रेस्ट्रिक्शंस है, except for acceptance of inter corporate loan, you must respect that restrictions नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। ये सब बातें हैं। आखिरी रह गया बेटा, आखिरी है इसका 186 है ना, इसको भी निपटा ही दीजिए है ना, लास्ट पॉइंट रह जाएगा। उसके बाद आपका 186 का 1 एक बार लंबी सांस लेकर खत्म कर लीजिए। साहब सब सेक्शन 11 पढ़ा, सब सेक्शन 6 पढ़ा और सब सेक्शन 13 पढ़ा। सर 13 देखिए, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन, उल्लंघन करते हैं 186 का तो पनिशमेंट है। पनिशमेंट दोनों के ऊपर है, कंपनी के ऊपर अलग है और डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स के ऊपर अलग है। कंपनी के ऊपर 25,000 कम से कम, फाइन 5 लाख तक हो सकता है। याद कर लीजिए 20 टाइम्स हो गया एक तरह से, रफली 20 टाइम्स है ना। डिफरेंस देखिए, मतलब 25,000 से है ना 25,000 में 20 बार, हाँ ठीक है 5 लाख हो गया। और अदर डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे इम्प्रिजनमेंट है 2 साल का, 2 साल जेल भी जाना है। अच्छा एंड है, सर मैंने पढ़ाया तो नहीं है, एक शब्द सिखाना चाहूंगा। एक होता है बेटा कंपाउंडिंग ऑफेंस और एक होता है नॉन कंपाउंडिंग। तो अभी ये सब तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपका तो ये पहला चैप्टर चल रहा है। बट आप आगे पढ़ेंगे विच ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, विच ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अपराध कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मींस आप अगर फाइन दे देते हैं एक्स्ट्रा तो आपको जेल नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपको उसमें एक रूल है बेटा, अगर कहीं पे किसी कंट्रावेंशन के लिए सजा में खाली पैसा है तब तो कंपाउंडेबल है, जेल नहीं जाना है। अगर मान लो फाइन भी है और OR, और हिंदी वाला और नहीं OR, फाइन और इम्प्रिजनमेंट है तो भी कंपाउंडेबल है।
अगर है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ तो भी कंपाउंडेबल है, लेकिन लिखा है फाइन प्लस एंड मतलब प्लस और नहीं, फाइन प्लस बेटा फाइन प्लस जेल या जेल प्लस फाइन, तो दोस्तों ये अनकंपाउंडेबल है, मतलब जेल आपको जाना ही पड़ेगा, बचाव का कोई तरीका नहीं है। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी कमी है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आगे की बात बता दूं। आगे जब कभी आप पढ़ोगे तो उसमें मेरे को पढ़ाना है आपके कोर्स में कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, तो उसमें एक चीज समझानी है कि कंपाउंडेबल मीन्स कंप्रोमाइजेबल। जैसे मान लीजिए सर, एक सभी भाई बहन बताइए, मान लीजिए कि मैं एक धनी व्यक्ति हूं और मैं गरीब में किसी गांव में किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे को गोली मार दिया, ये एक अपराध है सर, गलत है, ऐसे मैं नहीं करूंगा, मेरे नेचर में ऐसा नहीं है, फिर भी मान लीजिए मैंने किया, मेरे पे ही समझिए, आप पे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर कोर्ट ने कहा कि राजीव सर को 5 साल या 10 साल की सजा हो जाए। मैं लगा रोने कोर्ट में और बोला सर मैं 10 करोड़ इसके घर वालों को दे देता हूँ ना, 10 करोड़ है ना सर, लेकिन मैं 10 साल जेल में नहीं रहना चाहता, 1 साल के लिए 1 करोड़ है ना। कोर्ट बोला भाई 1 साल तो बाहर भी रख के तो इतना ना कमा पाए, 1 करोड़ अभी क्या करेगा, बोले नहीं सर कमाने की बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है ना, कोर्ट थप्पड़ मारेगी मेरे को, तू ज्यादा पैसे के दम पे सब कुछ खट सकता है तू, तो बेटा ऐसे अपराध नॉन कंपाउंडेबल है, वेरी सीरियस इन नेचर दोस्तों, है ना। दूसरा कोर्स बेटा मैंने मान लीजिए थोड़ा नॉन सीरियस ऑफेंस है, तो कंपनीज एक्ट में यहाँ पे लिखा है एंड का मतलब दोनों है, यानी सरकार इसको बहुत सीरियस मानी है, ये नॉन कंपाउंडेबल है। अगर आप में से किसी बच्चे को समझ में आए तो बताइएगा, और एक फार्मूला लिखकर हमको दिखाइए यूट्यूब पे। अरे आप लोग लिख सकते हैं, मयंक भाई, सभी बच्चे, राखी, अनिल जी, मुनमुन उपाध्याय, एवरीवन, कंपाउंडेबल का मतलब लिख के दिखा दो, मैं मान लूंगा आप मस्त बच्चे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल, लिखा नहीं है लेकिन समझ लेना, कंपाउंडेबल का मतलब बताओ। कंपाउंडेबल मींस कंप्रोमाइजेबल, जिसमें जेल से बचा भी जा सकता है, लिख के दिखाओ तब भी आप अपने एंगल से। चलो दोस्तों, यानी कहा जाए ऑफिसर्स को 2 साल, लेकिन यहाँ पे फायदा है कि जेल तो होगा लेकिन मैक्सिमम 2 साल होगा, मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, बट होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और फाइन 25,000 से 1 लाख है। आइए हम अपनी दोनों बात को समझा दें, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं इस बात में कभी कुछ कहा ही नहीं। आइए दोस्तों, ये हमारा पॉइंट था आज की क्लास का, 4 हो गया, 5th पे आ जाइए। 5th, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ। जी बेटा, थोड़ा सा आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ, किसको एक्सेप्टिंग की बात कर रहा है ना बेटा, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन ऑब्लिक डिपॉजिट्स by certain class of companies। सेक्शन 186 है आपका और सब सेक्शन 6 है, थोड़ा पुराना है, ये मिसलेनियस पार्ट्स है बेटा। एक कंपनी which is also registered with SEBI, एक लाइन लिख लीजिए खाली, compoundable means where the option is given that either you have to go to jail or to pay some amount, extra amount as a penalty। ओह बहुत अच्छा आपने लिखा अनिल जी, और सभी बच्चे, जरूर नहीं सब लिखें, आप इनकी बातों को खाली सुन लीजिए अनिल भाई के, कोई दिक्कत नहीं। और एक पहचान भी है वो बता दूंगा मैं, लेकिन बहुत काम आएगा। आप अभी पेनाल्टी पर रहे हो ना, अभी दिमाग में रहेगा, तुम्हें लगेगा, और मन करे तो मैं तो कब आऊंगा वहां तक, तुम्हें मन करे तो घर पे बैठ के आज ही अपने बुक में ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज लास्ट में चैप्टर है, उसको पढ़ना, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, तुम्हें फायदा होगा। सर जब भी पेनाल्टी पढ़ाएंगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है। ए कंपनी विच इज ऑल्सो, है बेटा, कोई भी कंपनी है विच इज ऑल्सो, क्या लिखेंगे, रजिस्टर्ड विथ सेबी अंडर सेक्शन, a company which is also registered with SEBI under section 12 of SEBI Act,
सेबी एक्ट 1992 एज इंटरमीडियरीज, आपको पढ़ेंगे इंटरमीडियरीज, लाइक स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर तो जानते ही हैं, बट अंडरराइटर स्टॉक ब्रोकर सबका बाप है एमबी, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर। सेबी अंडर सेक्शन 12 ऑफ, है ना बेटा, का जो सेबी का एक्ट है अंडर सेक्शन 12 ये है, एज इंटरमीडिएरी स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर, ए कंपनी विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर दिस shall not accept intercorporate loan और डिपॉजिट्स। अब बेटा कितने से ज्यादा नहीं ले सकता डिपॉजिट्स, इंटरकॉर्पोरेट लोन या डिपॉजिट नहीं ले सकती बियॉन्ड the limit if any specified by SEBI in their respective regulation। बेटा हर इंटरमीडियरी को रेगुलेट से भी करने के लिए अलग अलग रेगुलेशन बनाई है, इन देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेशन। ये हमारा छोटा सा पॉइंट है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मर्चेंट बैंकर के लिए रेगुलेशन है, सेबी ने बना रखा है मर्चेंट बैंकर के लिए, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, लेकिन हर रेगुलेशन 1992 का हो ये जरूरी नहीं है ना बेटा? यस बेटा, यस बेटे। अनिल शर्मा, हाँ बेटा, ये छोटा छोटा ओके बेटा। अनिल शर्मा जी आइए बेटा, छोटा छोटा पॉइंट हो गया। अब हम लोग सभी भाई बहन है ना फटाफट बताइए। ओके मेरे बच्चे, ग्रेट, अच्छा लगा है ना, कमाल हो गया जी। आगे हमारे पास 5वां पॉइंट हो गया, लास्ट रह गया पेनाल्टी। हाँ बेटा अब जाओ, तुम ऑफिस जाओ, अब हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लें। तुम्हें तो सब आ ही गया थोड़ा थोड़ा। पेनल्टी, पेनल्टी की बात कर लेते हैं। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, यह मत कीजिएगा, खुश होकर सीखिए, ये आपके खून में आ जाएगा बेटा, ब्लड में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दिया कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करें। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, पेनाल्टी दो तरह से है, आपको तो सब पता ही चल गया। 186 का सब सेक्शन 13। चलो बेटा 13वीं हो गई सेक्शन का, लेकिन अभी पहला रह गया इसका लास्ट सब सेक्शन 186 3 पेनाल्टी। अब यहां लिखिए पेनाल्टी ऑन कंपनी, और दूसरा है पेनाल्टी ऑन कंपनी और पेनाल्टी ऑन डिफॉल्टिंग ऑफिसर। याद रहेगा, डिफॉल्टिंग, पेनाल्टी ऑन डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स। ग्रेट बेटे। चलिए जी शर्मा जी, हाँ आप आराम से अब ऑफिस जाइए। अब थोड़ा हम लोग अपनी पुरानी बातों को रिवाइज कर ले। पहला बताइए, कंपनी, फाइन, ओनली फाइन, जेल तो जा नहीं सकती कंपनी, केवल फाइन की बात है। फाइन मिनिमम मैक्सिमम आपको पता ही है, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना। फाइन मिनिमम 5 लाख, पक्का ना बेटा, देख लीजिए गलत ना हो जाए। फाइन मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख, उल्टा हो रहा है। फाइन मिनिमम 25,000 है, 25,000 है, और मैक्सिमम 20 टाइम्स जो मैंने बात किया था उस समय, मैक्सिमम जो है आपका 5 लाख। ग्रेट, ओनली फाइन। और यहाँ पे है पहले जेल भी जाओ, है ना, जेल भी है, बहुत अच्छा व्यवस्था है आपके लिए। अच्छा और भी नहीं लिखा, और मतलब नहीं, दोनों ही चलेगा, इम्प्रिजनमेंट,
मैक्सिमम 2 ईयर्स, मिनिमम नहीं दिया है लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मैक्सिमम 2 ईयर्स प्लस इम्प्रिजनमेंट के बाद जो सेकेंड पॉइंट है ना बेटा, फाइन। फाइन कितना है? रुपये 25,000 से लेकर 1 लाख। यस, अच्छा बेटा, इसका जेल भेज रहा है तो फाइन थोड़ा कम कर दिया। अच्छा प्लस है, प्लस का मतलब अनकंपाउंडेबल, लिख लो बेटा यहाँ पे, नॉन कंपाउंडेबल, इसी को नॉन कंपाउंडेबल बोलते हैं। आप कभी आगे पढ़ाऊंगा तो जरूर मेरे को टोकना, अगर यही रहता तीनों, जैसे इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, ऐसे होता है, यहाँ पे और होता, नीचे बोथ होता, तो इसको कंपाउंडेबल बोलते हैं। और अगर मतलब देखो एंड और दोनों है तो उसको कंपाउंडेबल बोलते हैं। अगर सिर्फ एंड है पेनाल्टी में, है ना, मतलब जेल भी जाना है, फाइन भी है, तो मैंडेटरी है, ये नॉन कंपाउंडेबल कहलाता है। आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं लास्ट पॉइंट के रूप में, जो पॉइंट अब रह गए। अब आइए हम अपने भाई बहनों का लेयर वाला पॉइंट पढ़ाऊं। लेयर क्या है, ये क्यों हमारे बच्चे को इतना परेशान करता है? खैर हमने तो लेयर पढ़ाया नहीं कभी आपको, है ना, मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैंने बेटा सीए इंटर में हम लोग पढ़ाते थे, तो होल्डिंग सब्सिडियरी की परिभाषा नई कंपनी एक्ट में, आप में से जैसे राखी और ये बच्चे बता रहे हैं, मुनमुन, ये सब तो नए ही बच्चे हैं, मयंक भाई, अभिषेक गोयल जी, निवानधन साहब, तो आपने जब आपने पढ़ा होगा होल्डिंग सब्सिडियरी, तो उसमें था कि एक सब्सिडियरी कंपनी की प्रेस्क्राइब्ड, जो सब्सिडियरी कंपनी के नीचे जो, सॉरी, होल्डिंग कंपनी के नीचे जो सब्सिडियरी होगी उसका एक चेन हो सकता है। जैसे बेटा एक छोटा सा पॉइंट ऐसे मैं आपको समझाता हूँ लेयर का मतलब समझाने के लिए, फिर हम लोग लॉ के भीतर आएंगे। जैसे मान लीजिए सर, आप नोट मत कीजिएगा, एक समझने के लिए, बाद में नोट कराऊंगा। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और इसने ए लिमिटेड में 52% शेयर खरीदा, तो ये रिलायंस होल्डिंग हो गया और ये उसकी सब्सिडियरी हो गई, पहली सब्सिडियरी। अब ए लिमिटेड ने मान लीजिए बी लिमिटेड में 60% शेयर खरीदा। अब देखो बेटा, बी लिमिटेड दो कंपनियों का सब्सिडियरी बन गया, आपको पता होगा, है ना, ए लिमिटेड का भी बना और आरआईएल का, यानी आरआईएल का पहला लेयर ऑफ सब्सिडियरी ए लिमिटेड है। और है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडियरी, आपको अगर याद हो इंटर की क्लासेस का डिस्कशन, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी 247, 286 सब्सिडियरी कंपनी की परिभाषा है, और उसमें बताया जाता है कि सब्सिडियरी को चेक करने के लिए होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो खैर माना जाएगा कि आरआईएल का तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ए लिमिटेड में 52%, और आरआईएल का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में 60%। अब देखेंगे सर, बी लिमिटेड ने भी अपने नीचे एक अलग सब्सिडियरी बना दी सी लिमिटेड, और सपोज बी लिमिटेड का इसमें शेयर 60%, 70% बी लिमिटेड होल्ड करती है। अब लॉ जानते बेटा, जो आजकल चल रहा है कि ये जो नीचे का जो तीसरा सब्सिडियरी है ये भारत में अलाउड नहीं है, जानते हैं बेटा, इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में दिक्कत होगा। यानी आरआईएल अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ए लिमिटेड में, है ना। आरआईएल की सिर्फ 2 ही बॉटम लेयर हो, आरआईएल के नीचे सिर्फ 2 लेयर ही सब्सिडियरी अलाउड है। सर अगर आप में से सभी बच्चे समझ में आए तो बताइए मेरे बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बताइए, फटाफट बताइए। आरआईएल का है ना 2, मतलब एवरी होल्डिंग कंपनी इन इंडिया एज पर प्रेजेंट लॉ शैल नॉट हैव, है ना बेटा, चेन ऑफ होल्डिंग, मल्टीपल चेन ऑफ होल्डिंग, एंड वो भी बॉटम। ऑब्वियस सी बात है, बॉटम का मतलब आरआईएल के नीचे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के नीचे बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के नीचे सी लिमिटेड है। सर इसमें ना बहुत दिक्कत हो रही थी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में, पता चलता था ये कंपनियां लेयर बाय लेयर बनाती जा रही है एक ही आदमी, और यहाँ का पैसा वहां डाइवर्ट कर रही है फंड, वहां का पैसा यहाँ डाइवर्ट कर रही है। तो 186 का जो सब सेक्शन 1 है ये शायद यही कहता, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी 2 लेयर से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जैसे रिलायंस अपनी, मान लो ये चलो है ना 100% ले लो, बच्चे को दिक्कत ना हो, 100% सब्सिडियरी है भाई रिलायंस, 100%, रिलायंस की 100% सब्सिडियरी है ए लिमिटेड, और ये भी मान लो 100% सब्सिडियरी है ए लिमिटेड की बी लिमिटेड।
है ना बेटा। एक बात करो, सब्सिडियरी तो होली ओन्ड भी हो सकता है और नॉर्मल सब्सिडियरी भी हो सकता है। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। बट यही लिखा है कि कोई भी कंपनी का वर्तमान लॉ के अनुसार 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडियरी अलाउड नहीं है। यानी RIL के नीचे A लिमिटेड हो गया, A के नीचे B हो गया, B के नीचे C नहीं हो सकता, है ना, B के नीचे C नहीं हो सकता। बच्चे बोले सर इसके लिए तो एक ही लेयर है ना, B लिमिटेड का तो पहला सब्सिडियरी है, इसका तो फर्स्ट लेयर है, तो इसके लिए तो अलाउ करो। यार इसके लिए अलाउ करो, लेकिन सबका बाप यहाँ बैठा ना, रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये छोटा सा पॉइंट है जिसको आजकल बच्चे इतना परेशान होते हैं। लेयर मीन्स लेयर ऑफ सब्सिडियरीज with respect to a holding company. Presently the law allows only 2 layers of subsidiaries. आपका रिलायंस है, होल्डिंग है, इंडिपेंडेंट कंपनी है, इसने शेयर्स खरीदा A लिमिटेड में, A लिमिटेड ने फिर एक नई सब्सिडियरी बनाई B लिमिटेड। अब बस यहीं पे रोक दो, है ना, यहीं पे रोक दो। बट इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, जो अभी इंडियन लॉ की बात करें, यानी इसको थोड़ा बहुत होल्डिंग सब्सिडियरी से भी रिलेट करके सीख सकते हैं आप। कोई भी होल्डिंग कंपनी को भारत में 2 से ज्यादा लेयर बनाने की परमिशन नहीं है। बच्चे बोले पहले से बना रखा है, तो भाई पहले से बना रखा है तो कोई बात नहीं, पहले से बना रखा है तब तो कोई बात नहीं है बेटा। तो ये समझने की जरूरत है, किसी भी कंपनी की 2 से ज्यादा सब्सिडियरी का लेयर नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग को मैं लेयर अभी लिख के दिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। आखिरी पॉइंट की तरफ आप बढ़ गए, ये आज आपका खत्म भी हो गया। अब मैं आपसे इनवाइट करूंगा कि मेरे खत्म करने के बाद भी आप घर आराम पे न बैठे, आप आराम से न बैठे। और आराम से बैठने का मतलब है कि आप, है ना, कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। आप अभी भी परेशान रहें, सोचिए सर ने कुछ नहीं बताया और हमें खुद से अभी दोबारा पढ़ना है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी रियली मास्टरपीस बाय ICAI, है ना, ये बड़ा अच्छा है। ये देखिए सेक्शन 186 ऑफ एक्ट अप्लीकेबल टू, तो कहानी समझा रहा है। खैर ये कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। ये पढ़िए, इस सब सर ने छोड़ दिया था। इन्वेस्टमेंट परमिटेड थ्रू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज या 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज। लेयर्स मतलब 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में बात करते हैं। एक कंपनी अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड, अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड का मतलब इसका एक्सेप्शन बनाया जा सकता है, कुछ अलग भी कहा जा सकता है। बट जनरली a company is not permitted to make investment through more than 2 layers of investment company, है ना। अब देखिए सर, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड खुद नहीं इन्वेस्ट कर रही है टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड में। रिलायंस के नीचे एक कंपनी है A लिमिटेड, और A लिमिटेड बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और A लिमिटेड के नीचे भी एक और कंपनी है B लिमिटेड, ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब जरा एक बार मेरी बात को समझिएगा, रिलायंस इन दोनों का बाप है, होल्डिंग है। अब B लिमिटेड के नीचे बेटा एक और नया इन्वेस्टमेंट कंपनी आप नहीं इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी की मतलब, इसका मतलब है सब्सिडियरी का भी तो अलग अलग नेचर हो सकता है। सब्सिडियरी जैसे मान लीजिए रिलायंस, है ना बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और उसका रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी थोड़े है बेटा, वो तो टेलीकॉम कंपनी है, मोबाइल बनाने के काम में लगी हुई है, तो उसके लिए तो बात ये नहीं हो सकती ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए अभी हम लोग कंक्लूजन पे ना पहुंचे, एक बार समझने की कोशिश करें। फिर भी मेरे बच्चे रफली आपको इतना तो समझ में आया कि ये सब सेक्शन बहुत ही धमाकेदार है और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत मायने रखता है। राजीव सर ने कोशिश किया लेयर का मतलब डिकोड करने का। लेयर का मतलब होता है बेटा, लेयर का मतलब आपको मैंने बता दिया, लेयर का मतलब क्या होता है। लेयर का मतलब सत्ता होता है, लेयर मीन्स लेयर ऑफ सब्सिडियरीज। A company unless otherwise prescribed is not permitted to make investment through more than 2 layers of investment companies। अब पहले तो ये भी समझिए कि सब्सिडियरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या फर्क है। सर बताऊंगा सर, हर सब्सिडियरी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जरूरी नहीं है, है ना। खैर, प्लेसिंग ऑफ सच अ रेस्ट्रिक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डाइवर्जन ऑफ फंड। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट फंड्स कैन बी मोर फ्लैग्रेंटली डाइवर्टेड इफ अ कंपनी इन्वेस्ट थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप डाउन, यही बोलते हैं बॉटम, स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप, बैक कैलकुलेशन भी बोलते हैं। जैसे आपको GST आता है ना, वैट आता है, वैट पढ़ा होगा कभी आपने, नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा था, तो हमारे सर बताते थे, बहुत बेसिक सवाल है स्टेप अप स्टेप डाउन का, है ना। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए GST की हम बात करें, अगर टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है
और इस पे जीएसटी 18% है, तो है ना 100 का 18% 18 रुपया होता है, ये हमारा 118 रुपये टोटल बिल की या इनवॉइस वैल्यू हो गई। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब 100, उसके नीचे 18, है ना 118। एक होता है स्टेप अप, उसमें कहता है फाइंड आउट टीवी ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करो इफ द टोटल बिल वैल्यू इज 118। ये दोनों में फर्क महसूस कीजिए। तो ये स्टेप डाउन की बात कर रहा है। अब आप मुझे बताइए सर, मेरे साहब कितने भाई बहन को समझा पाया? शर्मा जी तो चले गए, उन्हीं का एक क्वेश्चन था, है ना, कि सर सुनिए, रिलायंस वाले अपने नीचे कितनी सब्सिडियरी बना सकते हैं ये अलग चीज है, बट रिलायंस वाले अगर अपने नीचे इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी बनाना चाहते हैं तो 2 ही इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी बना सकते हैं। रिलायंस वाले, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने नीचे अगर सब्सिडियरी बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो पेट्रोलियम के लिए अलग सब्सिडियरी बना दिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, टेलीकॉम के लिए अलग बना दिया, रिटेल के लिए अलग बना दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप अपने नीचे बेटा, हरीश भाई थोड़ा और आता है ना, थोड़ा और आते हैं, घबराइए नहीं। इट इज कॉल्ड, ये मस्त पॉइंट है, परमार जी ने लिख दिया कि सर उनको समझ में आया थोड़ा सा अभी, लेकिन और आएगा, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, 1 मिनट का और, लास्ट बेटा। It is clarified by way of clause of explanation. Expression investment company means a company whose principal business is acquisition of shares, debentures or other securities. Further, a company will deemed to be principally engaged in the business of acquisition shares, debenture if assets and not less than 50%। अरे यार अभी तो पढ़ाया था। और इट्स इनकम derived from investment business, है ना, जो टोटल तुम्हारा ग्रॉस इनकम है उसका 50% से ज्यादा न हो। कितना अच्छा है बेटा, मजेदार ढंग से मैंने आपको बता दिया, सभी भाई बहनों को समझ में आ गया। तो एक बार मुझे बताइए, अगर दम है तो बताइए, नहीं दम है तो कोई बात नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भाई बहन मुझे इसका जवाब देंगे, पक्का? यस। इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैं समझ गया दोस्त, आप समझे या नहीं मुझे नहीं पता। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नीचे पहला सब्सिडियरी हो गया, मान लो एक्स लिमिटेड, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वाई लिमिटेड ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। बस अंत हो गया। अब ये एक्स लिमिटेड टाटा मोटर्स में, बाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना दो, लेकिन अब मान लो कोई जेड लिमिटेड है, वो भी आरआईएल की सब्सिडियरी है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन ये अब इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे तो लगता है रिलायंस को ये सब घटिया काम करना ही नहीं चाहिए। अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद करे, वो काहे को सब्सिडियरी बना के इन्वेस्टमेंट कर रही है। बस बेटा आखिरी एक पॉइंट और सीखिए, तब आप लोग आगे बढ़िएगा। लास्ट में सब सेक्शन 1 के 2 लेयर के कंसेप्ट के नॉन अप्लीकेबिलिटी, वाओ आज तो आप हिला के रख दिए। 186 का सब सेक्शन जो आपका कौन सा था, 11 था, वो भी नॉन अप्लीकेबिलिटी के लिए था, और ये भी नॉन अप्लीकेबिलिटी के लिए है। कह रहा है कि एक कंपनी को, एक अभी कह रहा है ना कि कोई भी कंपनी है ना बेटा इन्वेस्ट नहीं कर सकती मोर देन 2 लेयर्स। लेकिन अगर मान लो इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला देखो एक्सेप्शन, इफ अ कंपनी एक्वायर्स एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, हाईलाइट करिए वर्ड्स को, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मान लीजिए चाइना की एक कंपनी है चिंगचांग लिमिटेड को एक्वायर करती है, एंड इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स, as per the law of that country the rule of 2 layers shall not prevent this kind of acquisition। for example देता हूं सर, सुनिएगा सर हमारे देश की एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है ना, यहीं पे समझिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। समझाने के लिए एक तरीका होता है, फेमस तो और भी है, मैं समझाने के लिए बताया। रिलायंस ना चाइना की एक कंपनी है चिंगचांग लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है चिंगचांग लिमिटेड में, और चिंगचांग लिमिटेड के नीचे इन्वेस्टमेंट कंपनी 1, इन्वेस्टमेंट कंपनी 2, इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 भी है। क्योंकि चाइना के लॉ में कितनी बॉटम्स इन्वेस्टमेंट कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो सकती है, एक ही कंपनी के नीचे कितनी और सब्सिडियरी बन सकती है, उसके लिए चाइना में हो सकता है कोई रोक ना हो, या हो सकता है रोक हो भी तो हो कि 5 बॉटम में हम सब्सिडियरी बना सकते हैं। तो आरआईएल
क्या इसकी चूंकि इन्वेस्टमेंट कंपनियां, इसकी चूंकि चिंगचांग लिमिटेड की लेयर्स ज्यादा हैं, इस बॉटल नेक के चलते हम इन्वेस्टमेंट ना करें? सर लॉ ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मत बनाना 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसको एक्वायर कर रहे हो और उसका पहले से ही, एक्विजिशन से पहले से ही उसके जो भी होम कंट्री है, होम कंट्री मतलब जहां वो कंपनी, फॉरेन कंपनी का कोई ना कोई होम कंट्री होगा, जैसे चिंगचांग लिमिटेड है तो इसका होम कंट्री चाइना है, चाइना के होम लॉ के अनुसार अगर वहां पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है तो हमारी कंपनी जितनी चाहे क्या कर सकती है, जितनी चाहे, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इन्वेस्टमेंट कर लिया, एक तरह से इसमें खरीद ही लिया, टेक ओवर कर लिया, तो दोस्तों ये नहीं डरिएगा कि इसकी 3-4 नीचे मतलब चेन ऑफ सब्सिडियरीज है तो हमें दिक्कत ना हो, इंडियन सरकार पंगा ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट है बेटे, सब्सिडियरी फॉर्म हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी, ये क्या है? Again, the rule of 2 layers shall not prevent a subsidiary company from having any subsidiary for the purpose of meeting the requirements under any law or under any rule or regulation framed under any law। बेटा कह रहा है ये जो 2 layers का restriction है वो होल्डिंग कंपनी पे है। अगर कोई सब्सिडियरी है अपने नीचे एक आधा और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाती है और अपने मन से नहीं बनाती है, एज पर द रिक्वायरमेंट, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अब ये थ्योरेटिकल बात हो गई कि कौन सा लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सर ऊपर वाला तो थ्योरेटिकल नहीं था। फिर से बताइए अब क्या करेंगे सर? लॉ में कभी कभी कुछ चीजें लिख दी जाती है लेकिन अभी वो व्यवहारिक रूप से समाज में या कह सकते हैं बिजनेस में देखने को नहीं मिलता। ये एक थोड़ी सी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोग यूट्यूब पे हमें एक बार बता दीजिए तो मेरे को खत्म करने में आसानी होगा। आप सभी भाई बहन आप लोग भी आगे बढ़िएगा। क्या समझ में आया? थोड़ा टफ तो है लेकिन क्या समझ में आया, क्रक्स बता दीजिए। बताना चाहेंगे आप? चलिए मैं भी बताता हूं। 6 क्रक्स नहीं, खाली समझ में आया लिखने से कुछ नहीं होता, आपको सीखना। अच्छा ये क्या पता मार्केट में कि लेयर्स पे इतना पंगा चल रहा है कि लेयर्स समझ में नहीं आता। अरे यार लेयर्स मींस लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज, लेकिन जितना मैं समझा, अगर मैं आपको सही से समझाया, एक्चुअली है ना, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जितना मैं समझा आपको कि आपके नीचे है ना लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर सब्सिडियरी का कुछ और नेचर हो तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर हम लोग जब जाते हैं 287 में जो होल्डिंग सब्सिडियरी है वहां भी लिखा है 2 ही हो सकती है। यानी किसी भी तरह की सब्सिडियरी चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ना हो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। बट इसके 2 एक्सेप्शन है। सब्सिडियरी कंपनी अपने नीचे और भी इन्वेस्टमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकती है। अगर ऐसा करना सब्सिडियरी कंपनी के लिए मैंडेटरी था एज पर द लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और दूसरा, कोई इंडियन कंपनी है ना किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर सकती है, फॉरेन कंपनी को अपना सब्सिडियरी बना सकती है, इवन जानते हुए कि वो जो फॉरेन कंपनी है आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसकी 2 से ज्यादा लेयर्स हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो वहां के लॉ के अनुसार अलाउड है ना। और हम अपनी इंडियन लॉ के द्वारा हम अपनी इंडियन कंपनी को विदेशों में टेक ओवर और एक्विजिशन करने से डिस्करेज नहीं करना चाहते, बट हम तो इंकरेज करना चाहेंगे। यहाँ पे लिखिए, फटाफट लिखिए, ये बिल्कुल अलग है, इसका 186 से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने सीखा, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट के रूप में रह गया। यस देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम लेयर्स ऑफ, लास्ट है बेटा ये, ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये छोटा सा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेक्शन 186 सब सेक्शन 1। ये अच्छा पॉइंट है, अगर आपको कुछ क्लियर हो तो जरूर बताइएगा। सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 रेस्ट्रिक्ट्स, बेटा ये रोक लगाता है, किस पे रोक लगाता है आराम से नोट करिए, है ना बेटा, आराम से नोट करिए।
restricts subsection 1 restricts a company from making investment through more than 2 layers of इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है जी, 2 layers ऑफ बॉटम इन्वेस्टमेंट कंपनी। यस बेटा, अब इसका एक्सेप्शन है, यहां पे ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी की ऊपर 186 की डिस्कशन है। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? जिसका 50%, जिसका या तो मेन ऑब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट करना हो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इन अनदर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर जिसको कमाई हो रहा, अगर इस तरह के नहीं चेक हो पा रहा तो 2-3 चेकिंग का तरीका है इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं। एक तो प्रॉफिट के आधार पे हम चेक कर सकते हैं, एक एसेट्स के आधार पे चेक कर सकते हैं, और तीसरा आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पे भी हम चेक कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है भी कि नहीं। ओके बेटा, अब आइए लास्ट में इसको लिख लेते हैं, आराम से नोट कीजिए। मैं आपको सीट दोबारा से लगाता हूं, आप तब तक नोट करिए, फटाफट देख लीजिए। यही सीट है आपका जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, आराम से नोट कीजिए। ठीक, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 186 ये है, आराम से नोट कीजिए। रेस्ट्रिक्ट्स अ कंपनी फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक, ये हमारे पास है। अब लिखना था आपको एक्सेप्शन लिखना है कि भैया क्या एक्सेप्शन हो सकता है इसका। चलिए मैं आ जाऊं आगे। However, in these 2 cases, investment can be, या बेटा the rule of can be made beyond 2 layers, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बियॉन्ड 2 layers, 2 लेयर से ज्यादा भी हो सकता है। अब बताइए बेटा वो 2 लेयर क्या है? दीज 2 केसेस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बियॉन्ड 2 layers। पहला, when a company, obvious सी बात है, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, when a company, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, acquires any other company incorporated outside India। फॉरेन कंपनी बच्चे समझ लो सिंपली, बट फॉरेन कंपनी के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया काफी वाइडर टर्म है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो तो भी उसको हम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कह सकते हैं। व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ओएस इंडिया which has more than 2 layers of subsidiaries, when a company acquires any other company incorporated outside India which has more than 2 layers of subsidiaries, जिसके पास 2 से ज्यादा लेयर है किसकी? सब्सिडियरी की। एज पर लॉ ऑफ होम कंट्री
ऑफ दैट फॉरेन ना लिखे, दैट कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये छोटा सा पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया। बी पॉइंट आखिरी लिख लीजिए लास्ट में। होल्डिंग की 2 से ज्यादा सब्सिडी नहीं हो सकती, लेकिन सब्सिडियरी की कह रहा है कि 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, मतलब सब्सिडियरी अपने नीचे भी सब्सिडियरीज बना सकता है। बिल्कुल बना ही रहा है भाई, सब्सिडियरी अपने नीचे भी सब्सिडियरी बना रहा है। ये लाइन लिख लीजिए, बी नंबर है ना बेटा। ए सब्सिडियरी कंपनी में फॉर्म एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, 2 का नहीं, एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी अंडर इट सेल्फ if it is required as per the requirement of, ठीक है बेटा, requirement of, if it is required as per the requirement of, किसकी requirement की बात होगी, requirement of, if it is required as per the requirement of लॉ ऑफ प्रेजेंट लॉ ऑफ, ऑब्वियस बात है, फॉरेन मतलब लिखिएगा इंडिया। कुल मिलाकर ये है कि मेन कंपनी के नीचे 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी नहीं बन सकती, लेकिन सब्सिडियरी के नीचे 2 से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी बनाई जा सकती है। ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी करेगी क्या, ऑब्वियस बात है, इनका काम ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना। आपके लिए ना सब्सिडियरी है, बट किसी के लिए तो एक कंपनी भी है, और सब्सिडियरी कंपनी का भी अपना एग्जिस्टेंस होता ही है। ये सब दे रखा है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं, सब आपने ऑलरेडी देख ही लिया। अब आप एक लंबी सांस ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको आपको समझने में इतना वक्त लगा, है ना। ये प्रोविजन बेटा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, है ना बेटा। गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस उफेंस का काम करते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। तो ये सब चीजें फालतू की हैं, वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब इसमें अगली क्लास में जब आप आइएगा, आज थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा आपको, तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 187, है ना, 187। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि 187 आखिर है क्या। 187 में आपको आखिर पढ़ना क्या है। 187 में आपको ये पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। क्या जो भी आप इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ और भी, है ना, तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट और है, कह सकते हैं 186 में जो आपने पढ़ा इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो जब पैसा कंपनी का लग रहा है तो वो लोन बोरोवर के रिकॉर्ड्स में कंपनी के नाम पे दर्ज होना चाहिए। ये तो नहीं है कि कंपनी अपने नॉमिनी के नाम से, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बाटा लिमिटेड में, समझने के लिए हल्का फुल्का चूंकि रिलेट करेंगे, बाटा लिमिटेड में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की, 100 CR। अब कैसे की, 186 के अनुसार की, कंडीशन क्या होगा, वो तो 186 के अनुसार पूरा होगा। अब रिलायंस वाले ने ये जो बाटा लिमिटेड है उसके बुक्स में कहा कि ये देखो भले पैसा रिलायंस दे रही है, लेकिन अपने बुक में तुम क्रेडिटर बनाओ, अपने बुक में लेंडर बनाओ, रिलायंस को नहीं, है ना। रिलायंस के नॉमिनी मुकेश अंबानी को बना लो, मुकेश अंबानी को बनाओ नॉमिनी। सर पहली बात, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी। 11th फाउंडेशन के बच्चों को, आप लोग तो फाइनल के भाई बहन हैं, तो आपको याद है कि नहीं, जब कंपनी एक फाइनल एक सेपरेट एंटिटी है कैपेबल टू होल्ड द एसेट्स, तो ये क्यों फालतू वाली बातें करते हो, है ना, क्यों ये फालतू वाली बातें करते हो। तो इस चीज को सीखना है, समझना है। तो यही बात बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, ये गलत नहीं है। अगर मान लो कहीं कि सर कोई मजबूरी है सर, हाँ तो ठीक है ना, तो मजबूरी है तो इसको डिस्क्लोज करो कि रिलायंस ने अपने 100 करोड़ का लोन जो बाटा लिमिटेड को दिया है, रिलायंस के कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, बोरोवर कंपनी के बुक्स में वो अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो सर पहली बात तो हम डिस्करेज करते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस को, है ना, हम इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं।
तो क्या बेटा कुछ समझ में आ रहा है? तो ये छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको होमवर्क में यही दे रहा हूँ, कोशिश जरूर करिएगा। फिर उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, फिर जाकर बेटा हम लोग चारों को कनेक्ट कराया जाएगा, 185, 86, 87, 88। रिलेटेड पार्टी भी बहुत ही प्यारा है, एएस में तो आपके काम आता ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, लेकिन मुझे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाप है बेटा यहाँ पे, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे जरूर पढ़िए, क्योंकि आप सब लोग बेटे आज नहीं तो कल अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, है ना, अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बहुत सारी काम करेंगे एक साथ मिलजुल कर, तो या जॉब करेंगे, तो वहाँ पे ये कुछ चीजें ना हैंडी आपके काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पे आज रुक जाते हैं आज आप लोग, है ना। चलिए आज हम लोग धन्यवाद आज के लिए, है ना, आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, सॉरी, है ना। आपको अगली क्लास में बिल्कुल टाइम पे आपका ये बात होता रहेगा और हम लोग और जानकारी आपको देते रहेंगे। तो इधर छोटी छोटी बातों को मैंने आपको सिखाया, अब इसमें नया टॉपिक क्या है ये देख लीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं, ये आपको अपने लेवल पे करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 188 नहीं कर रहा हूं, 187, ये देखिए भाई, कंपनी सेपरेट पर्सन है ना, ये लाइन खाली देख लीजिए एक बार, चले जाइएगा, बस 1 मिनट की बात है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, आप नॉमिनी के नाम से, किसी दूसरे कंपनी के नाम से, किसी सब्सिडियरी, क्या मजाक है दोस्त, यू हैव सेपरेट पर्सनालिटी, गॉड ने आपको सेपरेट पर्सनालिटी से नवाजा है और आप ऐसे फालतू के काम करेंगे, अच्छा नहीं लगता। सेक्शन 187 ऑफ द एक्ट कंटेंट्स प्रोविजन एज अ जनरल रूल रिक्वायर्ड दैट ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी शैल बी हेल्ड बाय इट्स ओन नेम, देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस आल्सो, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100, देखो कितना अच्छा इंट्रो दिया, कह रहा है कि सारा इन्वेस्टमेंट चाहे वो 186 वाला हो या ना हो, है ना, अब 186 में ही इन्वेस्टमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट को आपको रखना है, किसके नाम पे रखना है ये आपको मैंने बताया है, कोशिश किया है ना बेटा। ये छोटा सा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी वाला, तो आप जरूर इसको देखिएगा, समझिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से करके आइएगा, ये पढ़िएगा। इन ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय कंपनी in any property, security or other assets shall be made and held by its own name, मतलब वही बात है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में करती है, कोई शेयर्स खरीदती है या किसी और अदर एसेट्स में खरीदती है, इन्वेस्ट करती है, तो ये इसी के नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम पे ये नहीं होना चाहिए। समझ में आती है बात? ये पढ़ के आइएगा, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आज आप लोग इंजॉय करिए, मजे करिए, है ना, कभी कभी मजे भी करना चाहिए, है ना, रोज आप लोग मेहनत करते रहते हैं, और अब थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर लीजिए, ओके। चलिए बाकी कल है ना, मैं 8 बजे डॉट आप लोग मिलिए, है ना, आज मैं 8:15 में मैं आया ही था और 1-2 मिनट लग जाता है सिस्टम को शुरू करने में, तो 8:20-22 हो गया था, ओके जी। निरंजन चौधरी जी, चलिए धन्यवाद आप सभी बच्चों का, भाइयों और बहनों का, आप सब लोग मजे करिए, एंजॉय करिए।